नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर कबीर जी के इस दोहे को हम समझें तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से किसी को जो है वो ना तो जो है वो नुकसान होता है, ना जो है वो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पक्ष और विपक्ष में आप दोनों मीडिया की जो है वो चर्चा कर सकते हैं। दरबारी मीडिया आज जो है वो रसगुल्ले बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया या हम कहें कि प्रो बीजेपी मीडिया वाले जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, वो लोग इस वक्त जो है वो दुख में है, दर्द में है। उनको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का सबसे घटिया स्ट्रोक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसको हम विस्तार से इसी के ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही है या गलत है, तो मैं कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा गलत है। आप उसको आंदोलन के जो पॉलिटिकल एंगल है आप उसको छोड़ दीजिए और फिर इसको जब समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो कोकरोच जनता पार्टी जिसका जन्म नीट के पेपर लीक की वजह से नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ था सीजेआई की टिप्पणी से। तो पहले तो उसका कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की तलाश थी, और जो मुद्दे की तलाश उनकी पूरी होती है नीट के पेपर लीक से। लेकिन खैर, कहीं ना कहीं हम उसको भी मान लेते हैं कि वो भी देश के फायदे के लिए ही हुआ है। तो इसलिए इस पूरे मूवमेंट से, क्योंकि आज जब ये मूवमेंट खत्म हुआ है, एक बार नरेंद्र मोदी ने फिर इस देश को अराजकता के माहौल से बचा लिया। क्योंकि जिस तरीके से और जिस तरीके की अराजक तत्व इस पूरे मूवमेंट में थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से बद से बदतर भी हो सकते थे। क्योंकि ये लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, इस तरीके से जो है वो आप कह सकते हो ब्रेन वॉश किए हुए लोग। और अगर ऐसा होता, किसी एक या दो छात्र की मौत हो जाती, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में हालात कैसे हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि इस बात को कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज सुबह से पहला जो मॉर्निंग का मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि आज शनिवार है और कल रविवार है, और सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से इस गतिरोध को कम करें। क्योंकि मोदी विरोधियों की एक बड़ी लिस्ट है, और इस लिस्ट में तो वो सारे लोग जो है वो एक ही मंडप में आकर बैठ गए। तो ऐसे में स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस देश से, उनको कोई मतलब नहीं है इस लोकतंत्र से, वो सिर्फ मरने और मारने पर आतुर है। तो ऐसे आपने कुछ नारे जो है वो उस संसद मार्च में देखे भी होंगे कि नेपाल बना देंगे, नरेंद्र मोदी को खींच के बाहर निकाल देंगे, मार देंगे, वो तमाम तरीके की चीजें। खैर, वो अब जो है वो विषय निपट चुका है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मैं गलत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव करने की सोची, उसमें बदलाव किया गया। मुगलों का जो गलत इतिहास हमें एक पूरी साजिश के तहत पढ़ाया गया, उसको बदलने का प्रयास किया। हमारी जो संस्कृति थी उसके हिसाब से इतिहास को लिखने का जो है वो काम किया। इसके अलावा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर कभी भी न्यायपालिका से टकराती नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने वो हिम्मत दिखाई। नीट पेपर लीक हुआ तो दोबारा से नीट का पेपर 20 दिन में हुआ, और 20 दिन में जब दोबारा हुआ तो वो सारी जो नीट के जो पेपर लीक की जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया गया तुरंत प्रभाव से। तो आप धर्मेंद्र प्रधान को यह नहीं कह सकते कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। पूर्णतया जो है वो संज्ञान लिया गया, लेकिन वो मात कहां खा गए? मात खा गए वो यूजीसी पे। तो ये इस्तीफा जो वजह है वो यूजीसी है, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है वो विपक्ष के ही लोग नहीं, मोदी विरोधी ही नहीं, भाजपा समर्थक लोग भी जो है वो उसके खिलाफ थे। अब सही इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ी अराजकता से बच गया, आप इसको सीधे तौर पर कह सकते हो। और गलत क्यों हुआ, तो इससे पहले भी वीडियो में मैंने बात की है कि यह गलत क्यों था। सरकार ने गलती की, समझने की,
लेकिन कहते हैं कि हर बार जो है वो सबक सीखने को मिलता है। तो 12 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी बार झुकी है और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीति सह और मात का खेल है। और हमेशा जो है वो जब जीत होती है तो हम हमारी गलतियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो किसान आंदोलन से सरकार ने सीखा और अब युवाओं के इस आंदोलन से भी सरकार ने सीखा, और आप देखिए बड़े पैमाने पर अब जो है वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि वो नींद में सो जाएंगे, वो इससे सबक लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब जब हम ये कहें कि इसमें इस्तीफा गलत क्यों है, तो इसमें इस्तीफा गलत इसलिए भी है क्योंकि यहां पर बात रिफॉर्म्स की होनी चाहिए थी, बात यहां पर सख्त कानून की होनी चाहिए थी कि इसके खिलाफ जो है वो सख्त कानून कैसे लाया जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कस होता, उसके लिए मूवमेंट होता, और आगे जो है वो पेपर लीक ना हो और न्यायपालिका की जिम्मेदारी जो है वो तय करनी थी। लेकिन यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी, या हम कहें कि कॉकरोच जो है वो इससे चूक गए। तो आंशिक जश्न वो मना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता की आज भी हार है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन माफिया पनप रहा है, और कानून किस तरीके का है एक नहीं, क्योंकि यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि जो लोग आज जंतर मंतर पर जश्न मना रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, उन लोगों को उस जनरेशन के बारे में पूछना चाहिए जिसने पहले की सरकारें देखी हो, जिनका जन्म 1970 के दशक या 80 के दशक या 90 के दशक में हुआ हो, क्योंकि जो जनरेशन जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है उसका जन्म जो है वो 1995 या 2000 के बाद का है। इस जनरेशन ने वो दौर ही नहीं देखा जब किसी भी मामले में बदलाव हुआ ही नहीं। तो ये जो बदलाव जो पेपर लीक को लेकर जब हम इसके इतिहास की तह तक जाते हैं, तो 1986 में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोचा था, लेकिन 2026 तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं लाया गया, बल्कि इसको और ढीला कर दिया गया 2010 में। तो इससे आपको समझना पड़ेगा, आपको लालू प्रसाद यादव के राज से समझना पड़ेगा, आपको समाजवादी पार्टी के राज से समझना पड़ेगा, आपको कांग्रेस पार्टी का जो कार्य करने का तरीका था उससे समझना पड़ेगा। और जिसको समझ में नहीं आता वो अपने बुजुर्गों से जो है वो बैठकर शांति से एक बार बात करके जरूर देखे, आपको अंदाजा लग जाएगा। और फिर आपको जो है वो चेहरे पे नकाब लगाकर नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको जो है वो पैंट की जिप खोलकर किसी भी तरीके की भद्दी हरकतें जो है वो करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन युवा है, जनरेशन है, सोशल मीडिया का माहौल है, तुरंत जो है वो सफलता चाहिए, और इसी तुरंत सफलता के चलते आज देश का युवा जो है वो भटक रहा है। क्योंकि इसका असली समाधान नीट में जो लोग बच्चे जाते हैं, इसकी जो जड़ है वो आज भी जो है वो भीमराव अंबेडकर की देन है। आज भले ही भीमटे जो है नीले कबूतर बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन इसका समाधान ये नहीं है। आज भीमराव अंबेडकर की फोटो जो है वो उस जंतर मंतर पे, उस मंच से जो है वो लहराई जा रही है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आप सोच कर देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस स्टूडेंट की जो हैसियत है 40% की, वो किस तरीके से डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकता है, उस पढ़ाई को कैसे करेगा। नीट में आपने आरक्षण दे रखा है, आप मान लेते हैं कि 40% वाला जो है वो उसके लिए क्वालिफाई कर गया, लेकिन 4 साल उसका क्या होगा, आप कभी उसके बारे में भी सोचकर देखिए। तो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम था वो तो आरक्षण की वजह से क्लियर कर लिया, लेकिन 4 साल का प्रेशर कौन झेलेगा। आप उस 80% और 85% वाले छात्र के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और फिर जब आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके घर वालों ने लाखों रुपए आपके लिए खर्च किए हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है आत्महत्या। तो ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, जो जबरदस्ती शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है और वर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, ये देखकर अपने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। अपने घर तक, अपने गहने तक जो है वो गिरवी रख देते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का बच्चा डॉक्टर ही बने, लेकिन इसके नुकसान, इसके साइड इफेक्ट क्या है आप देख लीजिए। तो साइड इफेक्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। लगातार जो है वो आप नीट का छोड़ दीजिए, स्टूडेंट्स जो है वो आत्महत्या करते जा रहे हैं, समाधान क्या है आप खुद सोचकर देखिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका समाधान है? बिल्कुल नहीं है। उसके रास्ते दूसरे तलाशने पड़ेंगे।
एजुकेशन सिस्टम में काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो जरूरी है कि कोई भी स्टूडेंट आए तो पहले उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको सपने नहीं दिखाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए और यह पता लगाने का प्रयास करे कि वो उसके काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको दूसरे फील्ड के लिए जागरूक करे, उसको मोटिवेट करे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि लाखों रुपए फीस के आते हैं, इसलिए बच्चे को एक सपने दिखा दिया जाता है कि आप जो है वो भविष्य के डॉक्टर हो, 1.5 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए और पेरेंट्स को खुश कर दिया जाता है। लेकिन 4 महीने बाद क्योंकि उस कोचिंग सेंटर को पता है कि बच्चे की हैसियत उस तरीके की नहीं है, तो फिर क्या होगा, और फिर सीधे तौर पर बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाकर बोला जाता है कि आपका बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो एक बार फिर आंदोलन की दिशा गलत, लेकिन इससे एक चीज आप तय मानकर चलिए कि अब इसके ऊपर कानून बनेगा, यह आप तय है, रिफॉर्म्स होगा। कोई नया मुख्य शिक्षा मंत्री आएगा और ये इस जो हम कहें कि इस अभियान को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब हम दूसरा इस पे आगे बढ़ते हैं कि इस इस्तीफे से जो है वो फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ। तो इस इस्तीफे से, ये मेरा जो है वो पर्सनल आकलन है और मेरा पर्सनल आकलन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष जो लोगों में था उसको इसने खत्म कर दिया, और वो रोष था यूजीसी को लेकर। स्वर्ण समाज एक, आप कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा हो, और वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो, तो आपको इसकी कहानी जो है वो समझ में आएगी। लेकिन उस समुदाय विशेष का या उस समाज का जो है वो रोष नरेंद्र मोदी पे नहीं, उसका रोष था धर्मेंद्र प्रधान पे, और वो पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था। तो इसका परिणाम क्या होगा, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यूजीसी का मुद्दा जो है वो गौण है, और पेपर लीक का मुद्दा अब बिल्कुल जो है वो गौण है। अब भारतीय जनता पार्टी जो इसके खिलाफ कदम उठाएगी, पेपर लीक के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट होगा चुनावी राजनीति की दृष्टि से। तो इसलिए ये फायदा। अब नुकसान किसका होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नुकसान होगा इसमें विपक्ष का। इसमें नुकसान होगा नकली कॉकरोच और असली कॉकरोच की जो लड़ाई थी उसका। तो विपक्ष का नुकसान कैसे है, अब विपक्ष इसके क्रेडिट वॉर में उलझेगा। विपक्ष को लगेगा कि किसी भी आंदोलन से नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकाया जा सकता है, या तख्ता पलट की कहानी। तो तख्ता पलट, क्योंकि इस सरकार ने यह मैसेज दे दिया कि यह लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र अभी जिंदा है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार लोकतंत्र की हत्या के आरोप लग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से, थोड़ा सा देर हुए लेकिन दुरुस्त आए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को इस सरकार ने हैंडल किया बिल्कुल पोलाइटली, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर किसी भी कारण से कुछ गलत होता है और सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली जाती है जो खुद अराजक है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश का माहौल क्या होगा। तो इसलिए इसका फायदा राजनीतिक तौर पर शुद्ध रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि अब जो युवा वर्ग, मैं कॉकरोचों की बात फिर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अगला मेरा पॉइंट जो है वो नकली कॉकरोच और असली कॉकरोचों का ही है। तो नकली कॉकरोच आज जंतर मंतर पर जश्न मना रहे हैं, और असली कॉकरोच आज से रोना धोना उनका शुरू है। और असली कॉकरोच कौन से हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। जो 4 दिन से संसद को भंग करने का, संसद को नहीं चलने का काम जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था। जो लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, हर आंदोलन में वो लोग आपको दिखाई देते हैं जिनके चेहरे वो ही हैं। चेहरे नहीं बदलते, आंदोलन का सिर्फ नाम बदलता है। तो एफसीआरए बिल अब आप मानकर चलिए, क्योंकि सोमवार को अब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, और संसद की जब कार्रवाई शुरू होगी तो एफसीआरए बिल आएगा, और उसके बाद में असली कॉकरोच सारे जो है वो उसी नाली में चले जाएंगे जिस नाली से वो बाहर निकले हैं, क्योंकि अब उनकी दुकानें बंद होने वाली है। अब खतरा है उनकी रोजी रोटी का। और इसके बाद में आप देखिएगा, कहीं ना कहीं ये सारे जो कॉकरोच है वो जॉब करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो अब तक
मानवाधिकार के नाम पर देश की जनता को धोखा देकर विदेशी फंडिंग पे जिंदा थे, अब उनका क्या होगा। और विशेष तौर पर धर्मांतरण या फिर योगेंद्र यादव जैसे लोग, अरुंधति राय जैसे लोग, तीस्ता सीतलवाड़, प्रकाश राज, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, आप सोचकर देखिए इनका क्या होने वाला है। यूसीसी वो आगे के स्टेप है, क्योंकि इस सरकार का रहना जरूरी है, धर्मेंद्र प्रधान का रहना जरूरी नहीं है। और सरकार का रहना जरूरी इसलिए है, वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, पूरे देश में यूसीसी चाहिए, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बात जब करेंगे तो इनको पता है इनकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो खराब हो जाएगी। इसलिए विपक्ष जो है वो इससे बच रहा है। आज अगर आरक्षण की बात कोई कर दे कि शिक्षा में आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं कहता हूं आरक्षण जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा भी मानना यही है, लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? ये उस परिवार के लिए होना चाहिए जो आजादी के बाद से आज तक जो है वो ऊपर नहीं उठ पाया। वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, वो एससी एसटी हो सकता है, वो ओबीसी हो सकता है, वो जनरल हो सकता है, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जैसे मीणा लोग है, एक एक परिवार में 4-4 अफसर है, तो आप उनका आरक्षण क्यों दे रहे हो? आप 40% वाले को अपने सर के ऊपर क्यों बिठा रहे हो? और स्पेशली अगर आपने आरक्षण फिर भी देना है तो आप आरक्षण जो है वो मेडिकल और एजुकेशन टीचिंग जो स्टाफ है, कम से कम आप जो है वो उसको छोड़कर क्लेरिकल जो स्टाफ है आप उसमें ये आरक्षण दे सकते हैं, तब तक जो है वो जायज है। लेकिन जैसे ही आरक्षण का नाम लेंगे फिर आप देखेंगे कि नीले कबूतर किस तरीके से उछलते हैं। तो नासूर इस देश में अभी भी आरक्षण बना हुआ है, इसमें कतई जो है वो कोई बुराई नहीं है कहने के लिए, क्योंकि हो सकता है 2 लोग आपको आकर गाली दे, लेकिन अगर देश में इन समस्याओं का समाधान निकालना है तो अब एक देश एक कानून, सबको जो है वो बराबर का अधिकार मिलना ही चाहिए। और वो गरीब किसी भी उसका हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो जो है वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, सबको जो है वो बराबर अधिकार मिलने चाहिए। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अंततः जंतर मंतर जो है वो अब तक की खबर है कि वो खाली हो रहा है। सुबह से मैं भी इस पे जो है वो बहुत विचार कर रहा था। हम सब ये सोच रहे थे कि सरकार जो है वो झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार आज झुकेगी कल फिर कोई जो है वो इसी तरीके का आंदोलन खड़ा करेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकार अब जो है वो इसके ऊपर सोचने समझने की ताकत लगाएगी, इसको समझने का प्रयास करेगी। तो आगे जो है वो सिचुएशन ऐसी आए उसको कैसे हैंडल करना है, सरकार इस पे भी काम करेगी। तो सरकार पहले भी झुकी थी किसान आंदोलन के समय, और उससे भी देश हित के साथ आपको जोड़कर देखा जा सकता है। और आज की परिस्थितियों में तो सरकार किसी भी तरीके के इस आंदोलन को एक तरीके से अगर आप कह सकते हो तो सहन ही नहीं कर सकता ये देश, क्योंकि इस वक्त वैश्विक स्तर पर आप देखिए जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो आर्थिक मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, उससे आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र का जिंदा रहना और भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हो, क्या वो देश इस तरीके के का जो आंदोलन है, जो अराजकता फैलाएं, उनको अफोर्ड कर सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई भी दुख है, तो आपको एक बार फिर जो कबीर जी का दोहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो आज के इस संदर्भ में ना तो आपको दुख होना चाहिए ना आपको खुश होना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, देश के भले के लिए हुआ। और राजनीति में अगर आप देखोगे तो राजनीति में ये खेल चलता रहता है, कभी हार कभी जीत, कभी सह कभी मार। तो आज आप कह सकते हो कि चाणक्य जो है उसको झटका लगा है, तो चाणक्य अगर आप कहते हो तो आप समझ के देखिए कि चाणक्य ही है, तो उसको पता है कि दोबारा से खड़ा कैसे होना है, तो वो अपनी स्थिति खुद संभाल लेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।